तो चलिए, ब्रह्मांड के कुछ सबसे अजीब, सबसे रहस्यमयी कोनों की तरफ एक नजर डालते हैं। हमारे पास खगोल भौतिकी पर कुछ दिलचस्प लेख और शोध है। हाँ, और आज हम इन्हीं स्रोतों से ब्लैक होल और वर्म होल के बारे में जो रोमांचक बातें हैं, उन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। बिल्कुल। और ये सिर्फ साई-फाई कहानियों की चीजें नहीं है, ये तो आइंस्टाइन के सिद्धांतों की, आप कह सकते हैं, चरम सीमाएं हैं। सही कहा। तो इन स्रोतों को देखते हुए हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि विज्ञान इनके बारे में क्या जानता है और ये हमारी समझ को कैसे चुनौती देते हैं। तो शुरू करें ब्लैक होल से? हाँ, करते हैं। कई स्रोतों में इसे काफी सरल तरीके से समझाया गया है। मतलब जब बहुत सारा पदार्थ, जैसे किसी बड़े तारे का कोर, एक बहुत ही छोटी सी जगह में सिमट जाता है, हाँ, तो गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा हो जाता है कि मतलब रोशनी भी, प्रकाश भी बाहर नहीं निकल सकता। इसीलिए ये ब्लैक है। में होती है वो सिंगुलैरिटी, मतलब एक ऐसा बिंदु जहां घनत्व अनंत माना जाता है। अनंत घनत्व, और उसके चारों ओर। उसके चारों ओर है इवेंट होराइजन। ये एक तरह की अदृश्य बाउंड्री है, एक सीमा। एक लेख में इसे कहा गया था पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। अच्छा, बिना वापसी का बिंदु। मतलब एक बार अंदर गए तो बाहर नहीं आ सकते। बिल्कुल। और ये बनते कैसे हैं? ज्यादातर तब जब कोई विशाल तारा अपने जीवन के अंत में अपना सारा ईंधन जला देता है और फिर सुपरनोवा बन के फटता है। हाँ, वो विस्फोट। और उसका जो कोर बचता है वो अपने ही गुरुत्वाकर्षण से ढह जाता है, सिकुड़ जाता है और ब्लैक होल बन जाता है। इन स्रोतों में अलग-अलग तरह के ब्लैक होल का भी जिक्र था ना? हाँ बिल्कुल। पहले तो हैं स्टेलर ब्लैक होल। ये उन्हीं तारों के मरने से बनते हैं। इनका वजन मतलब द्रव्यमान हमारे सूरज से कोई 5 से 20 गुना तक हो सकता है। और फिर वो बड़े वाले? हाँ, सुपर मैसिव ब्लैक होल, ये तो असली राक्षस हैं। आकाशगंगाओं के बिल्कुल केंद्र में मिलते हैं, लाखों या अरबों गुना भारी हमारे सूरज से। एक रिसर्च पेपर तो हमारी ही मिल्की वे के केंद्र सैजिटेरियस ए पर ही था। सैजिटेरियस ए। हाँ, उसका नाम सुना है। और एक तीसरा प्रकार भी है जो अभी सिर्फ थ्योरी में है, प्राइमोर्डियल ब्लैक होल। प्राइमोर्डियल मतलब? मतलब बहुत पुराने। कुछ सिद्धांत कहते हैं कि ये शायद बिग बैंग के फौरन बाद बने होंगे, जब ब्रह्मांड बहुत ही घना था, पर ये अभी पक्का नहीं है। ठीक है, पर अगर ये दिखते नहीं तो पता कैसे चलता है कि ये है? अच्छा सवाल है। सीधा तो नहीं देख सकते, जैसा कि सभी स्रोत बताते हैं। हम इनके असर देखते हैं। असर? जैसे कि जैसे? जैसे इनके आसपास के तारे अजीब तरह से घूमते हैं, उनकी कक्षाओं में गड़बड़ी दिखती है, या फिर जो गैस इनके गुरुत्वाकर्षण में फंसकर अंदर गिर रही होती है वो बहुत गर्म होकर चमकने लगती है। हाँ, उसे एक्रीशन डिस्क कहते हैं ना, वो चमकती हुई डिस्क। बिल्कुल। और फिर इवेंट होराइजन टेलीस्कोप, मतलब ईएचटी, ने तो कमाल ही कर दिया। हाँ, वो 2019 वाली तस्वीर, M87 आकाशगंगा के ब्लैक होल की, वो धुंधली सी नारंगी रिंग और बीच में काला सा। हाँ, उसे ब्लैक होल की परछाई कहा गया था। वाइंस्टीन के सिद्धांतों का एक गजब का सबूत था। बाद में हमारे सजिटेरियस ए की भी तस्वीर ली गई। ये तो कमाल है कि हम इन अदृश्य चीजों की तस्वीरें ले पा रहे हैं। लेकिन एक स्रोत में स्टीफन हॉकिंग का जिक्र था। उन्होंने कहा था कि ब्लैक होल पूरी तरह काले नहीं होते। हाँ, ये हॉकिंग का बहुत बड़ा योगदान था। उन्होंने बताया कि क्वांटम प्रभावों की वजह से ब्लैक होल असल में धीरे धीरे ऊर्जा खोते हैं, बहुत धीरे। ऊर्जा खोते हैं? मतलब? हाँ, इसे हॉकिंग रेडिएशन कहते हैं। इस प्रक्रिया में अरबों खरबों साल लगते हैं, पर सिद्धांत यह है कि आखिरकार ब्लैक होल पूरी तरह वाष्पित हो सकते हैं, मतलब गायब हो सकते हैं। गायब हो सकते हैं? तो फिर जो चीजें उसमें गिरी उनका क्या, जानकारी का क्या? यहीं से वो मुश्किल सवाल आता है, सूचना पैराडॉक्स। कई थियोरेटिकल पेपर्स इसी पर थे। अगर ब्लैक होल गायब हो जाता है तो उसमें गिरी सारी जानकारी, जैसे कि वो किस चीज से बना था, वो कहाँ गई, क्या वो हमेशा के लिए खत्म हो गई? ये भौतिकी के नियमों के खिलाफ जाता है। ये तो सच में दिमाग घुमाने वाला सवाल है। और यहीं से शायद हम वर्म होल पर आते हैं। कुछ स्रोतों में इनका भी जिक्र था। इन्हें आइंस्टाइन रोजन ब्रिज भी कहते हैं। हाँ, वर्म होल। ये स्पेस टाइम में एक तरह की काल्पनिक सुरंगें हैं। सोचिए कि ब्रह्मांड के दो बहुत दूर के बिंदु, या शायद दो अलग-अलग ब्रह्मांड भी। एक शॉर्टकट से जुड़ जाए। हाँ, एक कॉस्मिक शॉर्टकट। लेकिन, और ये बहुत जरूरी है, जैसा सारे स्रोत साफ करते हैं, इनका आज तक कोई सबूत नहीं मिला है। ये अभी सिर्फ गणित में आइंस्टाइन के समीकरणों में एक संभावना के तौर पर मौजूद हैं। सिर्फ संभावना? और इन्हें बनाए रखना भी तो मुश्किल है शायद। बहुत ज्यादा मुश्किल। सिद्धांत बताते हैं कि इन्हें खुला रखने के लिए किसी अजीब चीज की जरूरत होगी,
जिसे एक्सोटिक मैटर कहते हैं। एग्जॉटिक मैटर। हाँ, ऐसा पदार्थ जिसका ऊर्जा घनत्व नेगेटिव हो, मतलब जिसमें एंटी ग्रेविटी जैसा कुछ हो। ऐसा कुछ हमने कभी देखा नहीं है और शायद ये मुमकिन भी ना हो। अगर ये बनते भी हैं तो शायद फौरन ही बंद हो जाएंगे। तो फिर वो फिल्मों वाला टाइम ट्रैवल। इंटरस्टेलर फिल्म का भी जिक्र था एक जगह। उसमें तो दिखाते हैं वर्महोल से आना जाना। हाँ, इंटरस्टेलर ने कोशिश अच्छी की थी। किप थॉर्न, जो खुद एक बड़े भौतिक शास्त्री हैं, उन्होंने मदद की थी। उसमें वर्म होल और ब्लैक होल गार्गेंचुआ के असर जैसे टाइम डायलेशन, मतलब समय का धीमा होना, दिखाने की कोशिश की थी। हाँ, वो समय वाला चक्कर। सैद्धांतिक रूप से तो ये भी कहा जाता है कि अगर वर्म होल का एक मुंह दूसरे के मुकाबले तेजी से घूमे तो शायद समय में भी यात्रा हो सकती है। पर जैसा मैंने कहा, ये सब अभी सिर्फ कल्पनाएं हैं। ठीक है। कुछ और मजेदार बातें जो इन स्रोतों से पता चली। तारे का पदार्थ इतना घना होता है कि उसका एक चम्मच ही करीब 6 अरब टन का होगा और ब्लैक होल तो उससे भी कहीं ज्यादा घने होते हैं। बाप रे 6 अरब टन एक चम्मच में। तो ये सब पढ़कर तो यही लगता है कि ब्लैक होल और वर्म होल वाकई ब्रह्मांड की सबसे अजीब और चरम चीजें हैं। ये दिखाते हैं कि असलियत हमारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा विचित्र हो सकती है। बिल्कुल, ये विज्ञान और कहानी कहने वालों दोनों को ही प्रेरित करते हैं और ये हमें बड़े सवाल पूछने पर मजबूर करते हैं, है ना? जैसे कि ब्लैक होल के अंदर आखिर है क्या? क्या वर्म होल सच में कहीं हैं? क्या हम कभी इनका इस्तेमाल कर पाएंगे? ये मॉडर्न फिजिक्स की कुछ सबसे गहरी पहेलियां हैं। और अंत में एक विचार छोड़ने के लिए जो एक क्वांटम फिजिक्स और स्पेस टाइम वाले लेख से मिला, क्या क्वांटम उलझाव, मतलब वो एंटेंगलमेंट, जहां दो कण रहस्यमयी तरीके से जुड़े होते हैं चाहे कितनी भी दूर हो, हाँ, ER-EPR सिद्धांत। हाँ, क्या वो असल में बहुत छोटे सूक्ष्म वर्म होल के जरिए स्पेस टाइम को जोड़ता है? क्या हमारा ब्रह्मांड ऐसी अनगिनत अदृश्य सुरंगों का एक जाल हो सकता है? सोचने वाली बात।